हेलो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिए, किस किस के प्रकार से बना सकते हैं। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हमने साइनाइडों के हाइड्रोलाइसिस से, अम्ल के व्युत्पन्नों के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करा था। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म किया था। इसके अलावा हमने 1,1,1 ट्राई हेलो एल्केन की जलीय केओस से अभिक्रिया करवा के भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करा के हमने कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करा है। यानी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुणधर्म क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी अपन इस क्लास में डिस्कस कर पाते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स भौतिक गुणधर्म। देखिए, भौतिक गुणधर्मों की बात करें तो इसके C10 तक के सदस्यों, C10 से ऊपर के जो सदस्य होते हैं वो मोम के समान पाए जाते हैं। उच्चतर सदस्य होते हैं उनको फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल कहते हैं। ये तो सारी बातें कहने सुनने की होती है। इंपॉर्टेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी अगर अपन यहाँ पे बात करें तो महत्वपूर्ण फिजिकल प्रॉपर्टी आती है विलयता। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी विलयता की, कि विलयता के बारे में क्या विचार है। ध्यान देना, यह है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है, जो हमें एक क्लू देती है कि यहाँ पे H बॉन्डिंग पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है मीन्स यह जल में विलय है, जल में विलय है। परंतु रुकिए, अभी सभी जल में विलय नहीं है। यहाँ पे एक चीज और देखनी पड़ेगी। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? R प्रेजेंट है। R को क्या कहते हैं? एल्किल। R कौन है? एल्किल। और एल्किल ग्रुप के बारे में हमें ये पता है कि एल्किल ग्रुप होता है जल विरागी। जल विरागी यानी कि जल से दूर हटने वाला। कहने का मतलब ये है, जब तक ये एल्किल ग्रुप छोटा होगा तब तक कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। परंतु जैसे जैसे एल्किल समूह का साइज बढ़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड की जल में विलयता कम होती जाएगी। इसीलिए देखिए, C1 से C4 तक जल में विलय पानी में घुल जाते हैं। C5 एंड C6 आंशिक विलय। क्यों? क्योंकि एल्किल समूह का साइज बढ़ रहा है। आंशिक विलय किसमें? जल में। और उच्चतर, इससे ऊपर के अविलय, इससे उच्चतर सदस्य अविलय है जल में, और कार्बनिक विलायक जैसे एथेनॉल, ईथर, बेंजीन आदि में घुल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वाटर में डिसॉल्व होने का कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कम क्यों होती जा रही है विलयता? क्योंकि एल्किल समूह का साइज बढ़ रहा है और एल्किल जल विरागी है, इसलिए जल में विलयता कम होती जाएगी। तो ये सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड आपको टॉपिक ध्यान में रखना है। फर्स्ट। सेकंड, बात करते हैं हम क्वथनांक की, बॉइलिंग पॉइंट की। देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपसे विलयता का पूछा जा सकता है 1 नंबर का, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। सेकंड है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी अपन ने कहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो देखिए, उसी की रिस्पेक्ट में एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु है, यह, ठीक है, और दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु मैं यहां पे और शो कर देता हूं आपको, यह है। अब देखिए, यह हाइड्रोजन और यह ऑक्सीजन आपस में क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे पता है ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, और इस ऑक्सीजन पे भी क्या है? पार्शियल नेगेटिव। ऑपोजिट चार्ज के कारण इनमें होगा आकर्षण, और इसी आकर्षण को अपन क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड।
H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम कंडीशन यहाँ भी है, ये देखिए यहाँ पे भी क्या उपस्थित होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसके चलते देखिए हुआ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणु थे और दोनों अणुओं ने मिलकर यहां पर एक अणु का निर्माण कर लिया, यानी दो इकाइयों ने मिलकर यहां पे एक इकाई बनाई है। इसको अपन क्या कहेंगे, डायमर या द्विलक। इसे क्या कहेंगे, द्विलक कह सकते हैं या डायमर कह सकते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड द्विलक के रूप में पाया जाता है। द्विलक कैसे बनता है, यहाँ पे इस तरह से बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो प्रिय बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आपसे एग्जाम में केवल ये स्ट्रक्चर भी पूछी जा सकती है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्विलक की संरचना बनाइए, तो आपने यह संरचना बनानी है। और इस द्विलक के बारे में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि केवल द्रव अवस्था में नहीं, वाष्प अवस्था में भी यह द्विलक स्टेबल है और इसी द्विलक के निर्माण के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक सामान्य से उच्च होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक सामान्य से क्या है, उच्च है, इस द्विलक के निर्माण के कारण। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक क्या है, उच्च। किसके कारण, इस द्विलक के निर्माण के कारण, पहली चीज। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक उच्च है, इसको कंपेयर करते हैं अपन अल्कोहल से। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल में द्विलक का निर्माण हो रहा है, परंतु अल्कोहल में ऐसे द्विलक का निर्माण नहीं होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक अल्कोहल से अधिक होता है। फिर बात करें कार्बोनिल की, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिकों में द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, जो अल्कोहलों में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से दुर्बल होता है, इसलिए अल्कोहलों का क्वथनांक कार्बोनिल यौगिकों से भी अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, द्विलक के निर्माण के कारण द्विलक बनता है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कार्बोनिल यौगिक में द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है और सबसे कम क्वथनांक किसका होगा, ईथर का। ये सीरीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है, एक नंबर का प्रश्न आपसे एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है, यहां से पूछा जा सकता है। सबसे अधिक क्वथनांक कार्बोक्सिलिक एसिड का है, फिर अल्कोहल का है, फिर कार्बोनिल यौगिकों का है और सबसे कम किसका है, ईथर का है। तो यहाँ पे क्वथनांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं गलनांक की। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं वह है गलनांक। देखो गलनांक की बात करें तो हम यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक तो 5 कार्बन वाला और एक 6 कार्बन वाला। 5 वाला CH3 CH2 CH3 CH2 COOH, विषम संख्या वाला विषम कार्बन संख्या युक्त देखिए इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 एंड 5 इज द ओड नंबर, इसलिए अपन ने क्या कह दिया, विषम कार्बन संख्या युक्त। और एक अपन बताते हैं CH3 CH2 COOH। यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 3 4, सम कार्बन संख्या युक्त। अब इनमें अपने को गलनांक डिस्कस करना है। देखिए विषम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतस्थ मैथिल समूह है और कार्बोक्सिल समूह है समान दिशा में होते हैं, जबकि सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में अंतस्थ मैथिल, ये वाला मैथिल, और कार्बोक्सिल समूह विपरीत दिशा में होते हैं। देखो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, यहाँ विपरीत डायरेक्शन में है। तो क्रिस्टल जालक में इनके एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इनका
क्रिस्टल जालक में उत्तम समायोजन होता है, जालक में उत्तम समायोजन होता है। क्रिस्टल जालक में अच्छी प्रकार से जम सकते हैं और अच्छी प्रकार से जमने के कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं, जबकि ऐसा विषम संख्या वाले कार्बन जहां प्रेजेंट है वहां पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो विषम संख्या वाले की तुलना में सम कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक अधिक होगा। रीजन, कार्बोक्सिल और मैथिल समूह विपरीत दिशा में है और विपरीत दिशा में होने के कारण क्रिस्टल जालक में इनका जमाव उत्तम प्रकार से हो सकता है, बढ़िया जम सकते हैं एकदम। और जितना जमाव बढ़िया होगा, जितनी क्रिस्टल जालक संरचना बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी, उत्तम बनेगी, उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक उच्च होगा। तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान रखनी है, एक विलयता, दूसरा क्वथनांक और गलनांक। इन तीनों का आपको विशेष ध्यान रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड्स में आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण धर्म। देखिएगा रासायनिक गुणधर्म कैसे हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन डिस्कस करेंगे वे रिएक्शंस जिनमें एल्किल समूह भाग लेता है। फर्स्ट, एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, और इसमें हमें एक ही रिएक्शन डिस्कस करनी है एल्किल समूह की अभिक्रिया में, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। हेल-वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, शॉर्ट में इसको HVZ रिएक्शन भी कहते हैं। हेल-वोलार्ड जेलिंस्की, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की नीड क्या क्या है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल फर्स्ट, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड चाहिए यहाँ पे रेड फास्फोरस एंड हेलोजन, और हेलोजन Cl2 या Br2 हो सकता है। Cl2 या Br2 आप काम में ले सकते हैं। और चाहिए वाटर एंड H2। ये हमारी जो रिएक्शन है उसकी डिमांड है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड, रेड फास्फोरस X2। रेड फास्फोरस क्या होना चाहिए? लिमिटेड, सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में रेड फास्फोरस होना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं रिएक्शन की। एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन
प्रेजेंट है, इनकी रिएक्शन कराई हमने रेड फास्फोरस और X2 हमने बता दिया है Cl2 या Br2 हो सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको हैलोजन परमाणु के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। RCHXCOOH अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। हेल्फ-वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया HVZ में क्या होता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। और यदि यहाँ पे हैलोजन एक्सेस में हो, यदि हैलोजन एक्सेस में हो तो सभी अल्फा हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं। इसे कहते हैं हेल्फ-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस और हैलोजन से की क्रिया कर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। दिस इज हेल्फ-वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं, आपसे एग्जाम में इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, हेल्फ-वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया क्या होती है, पूछ सकता है। आपको ये रिएक्टेंट देके एरो के ऊपर ये रेड फास्फोरस X2 देके प्रोडक्ट पूछ सकता है। मैकेनिज्म में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन एक उठता है कि यहाँ पे H+ बाहर निकलता है क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। बट यहाँ पे वो तो अपन ने डिस्कस करा था एल्डिहाइड में, बट यहाँ पे ये तो है ही एसिड, ये तो अम्ल है, इसलिए ये इस H+ का भी त्याग कर सकता था। फिर इसने इस H+ का त्याग न करके इसका क्यों किया। यहाँ पे क्वेश्चन अपन जो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे उसका बेस हमारे पास में ये है कि हमें ये पता है भली भांति प्रकार से, हम एल्डोल पढ़ चुके हैं, हम हैलोजनीकरण पढ़ चुके हैं कार्बोनिलों में, तो हमें ये पता है कि ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है। अरे इसकी तो नेचर एसिडिक है, बट ये तो है ही एसिडिक क्योंकि ये एसिड है, ये H+ त्याग सकता है। तो एक क्वेश्चन है कि इस H का त्याग न कर इसका त्याग क्यों किया गया है, उसको अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है। इसलिए अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखिएगा क्या है इसकी क्रियाविधि या मैकेनिज्म। क्रियाविधि सबसे पहले स्टेप में देखिए, फास्फोरस और हैलोजन आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, PX3। जैसे PCl3 क्लोरीन है तो क्या बनाएगा, PCl3। रिएक्शन कैसे होगी देखिए, RCH2COH और इसके साथ जब PX3 क्रिया करेगा तो हमें पता है PX3 हैलोजन डोनर है, X को यहाँ पे ऐड करेगा, OH को यहाँ से बाहर हटा देगा। PX3 क्या करेगा, इस OH को हटा के यहाँ पे किसको ऐड कर देगा, X को। तो क्या बन जाएगा, RCH2C+O X। और यहीं पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर हमसे ये पूछा जाए कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों त्यागा जाता है, यह H+ क्यों नहीं त्यागा जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो PX3 बनता है, यह PX3 इस OH को हटा के इसको यहाँ पे किसको जोड़ देता है, X को, यानी क्या बना देता है, OL हैलाइड। यानी यहाँ पे H बचता ही नहीं है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे अब क्या H त्यागेगा, यहाँ पे H रहता ही नहीं है, H के स्थान पे कौन आ जाता है, X आ जाता है। किसके कारण, PX3 के कारण। अब देखिएगा यहाँ पे होगी चला गया होता टोटोमरिज्म। XYZ टाइप अपन ने पढ़ रखा है, क्या कहता है XYZ टाइप, उसके बारे में यहाँ पे देखिएगा, बात करते हैं अपन। XYZ, X पे क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। H किसके पास जाएगा, Z के पास। डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, X और Y के पास में। सेम कंडीशन देखिएगा, इसको यूँ लिख दें CHH, इसको X बोल दो, इसको Y बोल दो, इसको Z बोल दो। Y और Z के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे। और X पे जो H है वो किसके पास जाएगा, Z के पास। तो क्या लिख देंगे इसको, RCH डबल बॉन्ड COH X। ठीक है, ये टोटोमरिज्म हो गया। अब इसके ऊपर हैलोजन अटैक करेगा, X2।
अब देखिए X2 अटैक करेगा, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पोलैरिटी ध्रुवणता उपस्थित होने के कारण इन दो हैलोजनों का विषमांश विदलन होता है और विषमांश विदलन के रिजल्टिव X प्लस और X माइनस बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो X प्लस फॉर्म हुआ है, यह X प्लस कहाँ जाके अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए X प्लस को क्या चाहिए? चार्ज चाहिए, और यहाँ पे ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हेलोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसको पर्याप्त मात्रा में नेगेटिव नहीं मिलेगा, इसलिए X प्लस जाकर कहाँ अटैक करेगा? इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो X प्लस कहाँ अटैक कर रहा है? इस कार्बन पर अटैक कर रहा है। अब देखिए इसी समय क्या होगा, जब यह X यहाँ पे अटैक करेगा तो अटैक करेगा, ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? कार्बन पे। ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? कार्बन पे, और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, उसको पूरा करने के लिए ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। मींस यहाँ पे बाहर क्या निकल रहा है? H प्लस, और यह H प्लस और यह X माइनस मिलकर क्या बना लेंगे? HX। क्या बना लेंगे? HX। तो यहाँ पे अपन प्रोडक्ट लिख देते हैं अपना RCH X C डबल बॉन्ड O X। ठीक है, और बाहर क्या निकल गया? माइनस HX। माइनस HX यहाँ पे बाहर निकल चुका है। ठीक, अब यहाँ पे वाटर अटैक करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा। कैसे अटैक होता है देखिएगा। वाटर HH आप देख पा रहे हैं यहाँ से? ठीक है, अभी देखिए वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, वाटर के ऑक्सीजन के पास में क्या है? लोन पेयर। अब ये कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर। जब इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ पे ये हेलोजन इस बॉन्ड को लेकर साइड में हट जाएगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, तो हेलोजन अपना बॉन्ड लेके बाहर निकल जाएगा। यानी अपन लिख सकते हैं माइनस X माइनस। क्या बना देखिए? RCH X C डबल बॉन्ड O और O, ये O पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, O पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन इस वाले पूरे के पूरे युग्म को अपने पास रखेगा। बाहर क्या निकलेगा? माइनस H प्लस, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा RCH X C डबल बॉन्ड O OH। दिस इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, और यह है हेलवोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन की मैकेनिज्म। ठीक बात है? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करेंगे। देखिए सिंपल है, अल्फा हाइड्रोजनिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, रेड फास्फोरस हैलोजन से रिएक्शन करानी है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होगा। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, PX3 ने क्या किया? OH को रिप्लेस करके X लगा दिया, टोटोमरिज्म आया, टोटोमरिज्म से ये स्पीसी प्राप्त हुई। ठीक है, अब इसमें देखिए X2 अटैक कर रहा है, पोलर स्पीसीज के कारण विषमांश विदलन हुआ। X प्लस ने जाके इस C पे अटैक किया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा इसकी तुलना में। क्यों? मैंने बता दिया आपको, क्योंकि X और O जुड़े हुए हैं इस कार्बन से। यहाँ पे X जाके जुड़ा, ठीक है, अब X यहाँ पे गया तो उसी टाइम ये वाला X कहाँ शिफ्ट हो गया? ऊपर, यहाँ पे X जुड़ गया। अब देखिए क्या होगा, ये प्राप्त हो गया। अब इस पे H2O वाटर अटैक कर रहा है, वाटर कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे। इस कार्बन पे अटैक करा, उसी समय कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे हैं, इसलिए ये बॉन्ड लेके कौन बाहर निकल गया? X माइनस। जल जुड़ गया, ऑक्सीजन पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव ऑक्सीजन लंबे टाइम तक नहीं रखेगा, तो इसने H वाले बॉन्ड को अपनी ओर खींच लिया, बाहर क्या निकला? H प्लस। ये H प्लस और X माइनस क्या बना लेंगे? HX, और फाइनल प्रोडक्ट है हमारा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे हम बात करते हैं अपचयन की, यानी कुछ अलग रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की रिएक्शंस, ये किसकी थी? एल्किल समूह की रिएक्शन। अब अपन डिस्कस करेंगे संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की रिएक्शन के बारे में। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है, सेकेंड संपूर्ण
कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक समूह COOH की अभिक्रियाएं, इनके बारे में बात करेंगे। सेकेंड टाइप अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला टाइप डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पे अपचयन। अपचयन फर्स्ट। अपचयन, दो प्रकार के अपचयन डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। देखिए हमने क्या ले रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ठीक है, यह है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अपन अपचयन करवाते हैं LiAlH4 से, अपचयन कराते हैं LiAlH4 से, तो देखिएगा ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन मीन्स मिल क्या रहे हैं, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, क्या बना लिया, H2O। किसका फॉर्मेशन कर लिया, H2O का। कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे हैं, 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, क्या बना लेगा, CH2। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, क्या बना लेगा, OH। तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, R, 2 हाइड्रोजन C से जुड़े CH2, बचा हुआ क्या, O से एक हाइड्रोजन जुड़ा CH2OH प्लस H2O। मीन्स ओवरऑल कुल कितने हाइड्रोजन चाहिए थे हमें यहाँ पे, 2 3 4 4H, ठीक है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का LiAlH4 से अपचयन करवाने पर आपको यहाँ पे अल्कोहल प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन LiAlH4 से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल, अल्कोहल बनेगा। यह है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बना दिया, अल्कोहल। सेकेंड टाइप अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अपचयन करा दिया अपन ने, सेकेंड अपचयन करवाने वाले हैं अपन। यहाँ पे अपन ने लिया अपचयन, और अपचयन में फर्स्ट अपन ने लिया था LiAlH4, सेकेंड अपन ले रहे हैं रेड फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे हम ले रहे हैं। देखिएगा ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, यह है हाइड्रोजन आयोडाइड, रिएक्शन रेड फास्फोरस के साथ में। देखिए क्या होगा, रेड फास्फोरस यहाँ पे क्या करता है। सबसे पहले देखिए अपचयन होगा, यह ऑक्सीजन बाहर और यह पूरा का पूरा समूह बाहर, इसमें से भी ऑक्सीजन बाहर। कितने ऑक्सीजन बाहर आई, 2 ऑक्सीजनों को क्या चाहिए, 4 हाइड्रोजन जो यहाँ से अवेलेबल होंगे। क्या बना लिया, 2H2, ठीक है, 2H2 यहाँ पे फॉर्म कर लिया। अब देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे यहाँ पे, कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे यहाँ पे, 1 2 3। उन तीनों से किसका योग होगा, हाइड्रोजन का, RCH3 प्लस 2H2O, RCH3 प्लस 2H2O का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। यानी कितने हाइड्रोजन अपन ने अभी तक यूज कर लिए, 3, 4 और 3 7, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे एक बात सुनिए, एक हाइड्रोजन पहले से अवेलेबल है, यहाँ से बाहर क्या निकली, ऑक्सीजन, क्योंकि अपचयन करा रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं निकलेगा ना, ऑक्सीजन बाहर निकली, ये ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ये ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन कहाँ आके जुड़ गया, याद रखने का तरीका, मैकेनिज्म नहीं है, मैं बता दूं फिर से भाई। यहाँ से ऑक्सीजन अपन ने बाहर निकाल दी, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गया, ये बॉन्ड टूट गए, एक हाइड्रोजन तो अवेलेबल है, कितने हाइड्रोजन और जोड़े अपन ने, 2, तो 2 तो ये 2 4, ये कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो यहाँ पे 6 आयोडीनें बची है वो मिलके क्या बना लेगी, 3I2। और जैसा कि एक नॉन थिंग है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे कार्बोनिल हो, कुछ भी इसको पकड़ा दो, ये क्या बनाता है, एल्केन ही बनाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको चाहे कुछ भी थमा दिया जाए, ये कहाँ ले जाके छोड़ेगा रिएक्शन को, एल्केन पे छोड़ेगा। तो इस प्रकार से अपचयन LiAlH4 से अगर अपचयन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाएंगे तो एल्कोहल एल्केन का निर्माण, कार्बोक्सिलिक एसिड
एल्केन का निर्माण करेगा। फिर से देखिए LiLH4 LiAlH4 कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, एल्कोहल। जबकि रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या बनी है, एल्केन। यहाँ पे चाहे आप एल्कोहल लो, कार्बोनिल लो या कार्बोक्सिलिक एसिड लो, एल्केन ही बनेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं अपन विकार्बोक्सिलीकरण। आगे अभिक्रिया है विकार्बोक्सिलीकरण। सेकंड कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण किस प्रकार से होता है बात कर लेते हैं अपन। विकार्बोक्सीकरण, देखिए सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपको यहाँ पे लवण लेना है। आप सोडियम लवण ले सकते हो या पोटेशियम लवण ले सकते हो। किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण आपने लिया, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं आप सोडा लाइम के साथ। किसके साथ में, सोडा लाइम के साथ में, NaOH प्लस CaO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। इसमें 3 भाग NaOH होता है, 1 भाग KOH होता है। क्या नाम है इसका, सोडा लाइम। और इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, सी और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से CO2 बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो इसको याद कैसे रखते हैं अपन, यहाँ पे जो NaOH है ना, ये 1 Na 2 Na 1 C 1 ऑक्सीजन 2 और ये 3, ये क्या बना लेंगे, Na2CO3। क्या बना लेंगे, Na2CO3, और H जाके किससे मिल जाएगा, एल्किल से। देखो ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्षार कभी भी H नहीं देते, पर अपन इसको याद इस तरह से रखेंगे कि Na 2 Na ने मिलके क्या बना लिया, Na2CO3। किसका निर्माण हुआ, Na2CO3, जैसे अपन ने हेलो फॉर्म में बताया था ना उस हिसाब से। और बचा क्या, RH, किसका निर्माण हुआ, एल्केन का। क्या बन गई यहाँ पे, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। यानी विकार्बोक्सिलीकरण करने पे क्या बनती है, एल्केन बनती है। ठीक है, ओके। आगे देखिए कोल्बे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोल्बे विद्युत अपघटन, महत्वपूर्ण। विकार्बोक्सिलीकरण में एक तो सोडा लाइम से हम विकार्बोक्सिलीकरण करवा सकते हैं, दूसरा है कोल्बे विद्युत अपघटन। कोल्बे विद्युत अपघटन, इस रिएक्शन में क्या कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण लीजिए। सोडियम लवण का कैसा विलयन, जलीय विलयन ले लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन ये CH3 ले लें, का जलीय विलयन लीजिए, और इस जलीय विलयन का जब आप विद्युत अपघटन कराते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवणों के जलीय विलयन का जब आप विद्युत अपघटन करवाते हैं, तब आपको प्राप्त होती है एल्केन प्राप्त होती है। साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, साथ में CO2 गैस बाहर निकलती है, और बनता है NaOH। इसे कहते हैं कोल्बे विद्युत अपघटन। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स काम में लिए जाते हैं, CH3COO Na के, और 2 मॉलिक्यूल्स ही H2O भी यहाँ पे यूज में होते हैं, साथ में 2CO2 2NaOH। यह है आपकी कोल्बे विद्युत अपघटन, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाने पर, विद्युत अपघटन करवाने पर एल्केनों का निर्माण होता है, साथ में H2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और NaOH का निर्माण होता है। इसे कोल्बे विद्युत अपघटन कहते हैं। देखिए इसकी मैकेनिज्म की हम बात करेंगे, पर पहले देखिए अपन इसको याद किस प्रकार से रख सकते हैं। CH3
COO Na, CH3 COO Na, H2O, ये आपका H2O। ध्यान देना, ये क्या बना रहा है CO2, ये क्या बना रहा है CO2। कितना मोल CO2, 2। CH3 आपस में जुड़ गए, क्या बना लिया एथेन। ठीक है, Na और ये OH क्या बना लिया NaOH, क्या बना लिया NaOH। बचा क्या, 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजनों ने क्या बना लिया H2। तो इसको इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। केवल याद रखने के लिए सिस्टमैटिक मैकेनिज्म कैसे होती है उसके बारे में हम हमारी अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।